बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है और लास्ट क्लास में और लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 की स्लाइड्स को देख रहे थे और ये स्लाइड आप जो आपके सामने है या हमने यहाँ तक कर लिया था और मैं इसी स्लाइड से आज जो है वो आगे की तरफ हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और आगे की स्लाइड्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। देखें, इस स्लाइड के अंदर जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिकली वो ब्रेन के दो पार्ट्स को डिस्कस किया था, एक कॉन्शियस दूसरा सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस भी कहते हैं। उर्दू में बोलें तो लाशऊर और बाशऊर कहा जाता है, बहुत ही स्लेस अगर उर्दू में आप इसको लें, लाशऊर और बाशऊर। लेकिन खैर आप इसको छोड़ दें, आप इंग्लिश में ही बात करें यहाँ पे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस। कॉन्शियस वो हिस्सा होता है जो कि माइंड का आपकी रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ में वर्क कर रहा होता है और ये ब्रेन का सबसे स्मॉल परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है ये हिस्सा, यानी कि ब्रेन का सबसे कम फीसद हिस्सा ये वर्क कर रहा होता है। और सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ज़्यादातर ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है और सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। जो कॉन्शियस हिस्सा है वो आपकी डे टू डे बेस की एक्टिविटीज़ को डील कर रहा होता है। जो चीज़ इस वक्त आपके सामने है वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है आपकी। जैसे कि स्लाइड है, अभी आप क्लास में बैठे हुए हो, ये स्क्रीन आप सामने आपको दिखाई दे रही है, ये सब आपके कॉन्शियसनेस का पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना एग्जाम्पल के तौर पे। और अनकॉन्शियस वो है जो कि लॉन्ग टर्म विशेस, विजन, मिशन, मेमोरीज वगैरह वगैरह वगैरह, लॉन्ग टर्म कि 4 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा, फिर मैंने बाहर जाना है, कोई कहेगा यहीं रहना है, कोई कहेगा बिज़नेस करना है, कोई कहना एंटरप्रेन्योर बनना है वगैरह वगैरह, वो यानी लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं। या आपके ज़हन, गुमान और दिल में कहीं न कहीं चल रहा होता है, वो सारा पार्ट आपका सबकॉन्शियस है। और इन दोनों को एक आइसबर्ग से एग्ज़ाम्पल दी गई है, इन दोनों की एग्ज़ाम्पल। और आइसबर्ग का जो ऊपर वाला हिस्सा है तो छोटी सी चोटी वो कॉन्शियस पार्ट है, यानी कि जैसे मैंने बताया सबसे कम परसेंटेज वाला हिस्सा दिमाग की, और सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला हिस्सा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब हम इसी स्लाइड में आगे की तरफ चलते हैं। सही है जी। तो अब देखेंगे फ्रूट एंड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होना शुरू हुई हैं और इसमें घबराना नहीं है आपने ऑब्वियसली। और यहाँ से थ्योरीज आई हैं जो प्योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे कि आपको कोर्स का हवाला दिया गया है, एक जनरल कोर्स नहीं है, ये काफ़ी सारे डोमेन्स और साइंसेस को टच करता है, जिसमें सोशल साइंस भी है और साइकोलॉजी भी है और कुछ हद तक मैनेजरियल स्टफ़ भी है, जैसे मैनेजर वगैरह, मैनेजमेंट साइंस भी है। प्योरली सोशल साइंस को बिलोंग करता है, लेकिन इसके साथ और बाउंड्रीज़ को भी ये टच करता है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। तो आप ये देखें कि यह सब आपकी बुक में मौजूद है, ये सारी थ्योरीज आपकी बुक में मौजूद है और मैं बार बार इस बात को इंसिस्ट करता रहूँ, आपको एनकरेज किया गया है कि बुक आप लाजमी पढ़ें। ठीक है। ऑथर का नाम, एडिशन वगैरह सब मैंने कोर्स आउटलाइन में आपको दे दिया है। बुक के बगैर कोर्स मुकम्मल नहीं होगा, बुक पढ़ना इज़ योर जॉब। ठीक है। तो अब आप देखें, फ्रूड एक साइंसदान कह लें, रिसर्चर का नाम था, उसने एक पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर दिया। वो क्या कहते हैं देखें, पर्सनैलिटी अराइजेस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, ट्विस्ट, एग्रेसिव, प्लेजर सीकिंग इम्पल्सेस एंड सोशल रिस्ट्रेंट्स। लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप देखें, आराम से देखें कि एक पर्सनैलिटी जो है वो कैसे बनती है, एक पर्सनैलिटी कैसे अराइज होती है। एक बच्चे को डेवलप होने में 18-20 साल लग जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी को बनने में। पर्सनैलिटी हम यहाँ समझते हैं कि सिर्फ सामने का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका, जैसे उसकी हाइट कैसी, उसका रंग कैसे, उसके बाल कैसे, वो पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी जो नज़र आ रही है। लेकिन एक पर्सनैलिटी इंसान के अंदर की होती है, जब वो बात करता है, जब वो लोगों को समझाता है, जब वो सिचुएशन से डील करता है, तो दैट आल्सो डिफाइंस पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी का वर्ड तो वैसे तो आप बचपन से सुन रहे होंगे, लेकिन अब आप ऑफिशियली देख लें इस कोर्स में कि पर्सनैलिटी है क्या और इसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं। पर्सनैलिटी अराइजेस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, ट्विस्ट, एग्रेसिवनेस, प्लेजर सीकिंग इम्पल्सेस एंड सोशल रिस्ट्रेंट्स।
यानी पर्सनालिटी अराइज होती है टू या अग्रेसिवनेस, प्लेजर सीकिंग इम्पल्सेस, ठीक है। इम्पल्सेस वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर देती है तो डैट कम्स अंडर द इम्पल्सेस। एंड सोशल रिस्ट्रेंट, सोशल सोसाइटी और रिस्ट्रेंट्स यानी कि वो चीज़ जो आपको कोई काम करने से रोकती है, ठीक है। तो डैट इज सोशल रिस्ट्रेंट। तो पर्सनालिटी अराइज होती है कॉन्फ्लिक्ट एग्रेसिवनेस से, प्लेजर सीकिंग इम्पल्सेस कि आपको क्या पसंद है, और सोशल रिस्ट्रेंट्स यानी क्या क्या आपकी सोसाइटी में, तो उससे बन के एक पर्सनालिटी बनती है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग पाकिस्तान में ब्रॉटअप हुए हैं। एक वो बंदा जिसकी अपब्रिंगिंग यूएस में हुई है, ऑस्ट्रेलिया या दुबई में हुई है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट उसकी पर्सनालिटी होगी। हम सबकी पर्सनालिटी अलग है। तो यहाँ पे जो है वो इसका फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि इस फ्रूट ने ये जो मॉडल पेश किया, इसमें उसने ईगो, आईडी और सुपर ईगो को डिफाइन किया, और हम वन वन एक के बाद एक इन सब चीज़ों की डेफिनेशंस भी देखेंगे और देखेंगे कि ये है क्या। और इसने उसने एक बात जो इस डायग्राम से यहाँ से विजिबल है वो ये है कि ईगो और सुपर ईगो जो है वो ऊपर का पार्ट है और आईडी जो है वो नीचे का पार्ट है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं कि ये है क्या। अब देखें यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, तीनों चीज़ों की, आईडी की, ईगो की, ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, और सुपर ईगो की, ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि ये है क्या। फ्रूट ने जो पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर दिया उसमें ये है क्या। एनर्जी कॉन्स्ट, आईडी की बात करें कि आईडी जिसको आइसबर्ग यानी कि सबसे ज़्यादा पार्ट जिसका कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है क्या एक्चुअली। यहाँ देखें, आईडी कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव्स प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि मुसलसल स्ट्राइव करना अपनी बेसिक ड्राइव्स को, बेसिक नीड्स को जो है वो ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गई आपकी आईडी, ठीक है। ईगो क्या चीज़ है, ईगो है सीक्स टू ग्रेटिफाई द आईडी इन रियलिस्टिक वेज, ठीक है। ईगो वो चीज़ है कि आपने जो है वो इसको आईडी को जो है वो ग्रेटिफाई करना है, लेना है इन रियलिस्टिक वे, रियलिस्टिकली लेना है, यानी कि रियलिटी प्रिंसिपल है कि यू हैव टू बी इन द रियल वर्ल्ड, नॉट इन कि आप को खाम खा लूंगी दुनिया में नहीं रहना। आगे चलते हैं सुपर ईगो, वॉइस ऑफ कंसाइंस, डेट फोकसेज ऑन हाउ वी आउट टू बिहेव, यानी सुपर ईगो क्या है कि यार हमने बिहेव कैसे करना है, ये हमारी वॉइस है, ठीक है, वॉइस ऑफ कंसाइंस। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो देख सकता है, और अगर उसके बाद भी इन स्लाइड्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर उसके बाद भी मसला नहीं होता, ही और शी कैन कम ईजली इन माई ऑफिस, ठीक है। तो वो ऑफिस में हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकता है, सही है। हम एक मीटिंग भी रख सकते हैं अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन ये बात आखिर में ये ना हो कि सर आपने फ़लानी चीज़ पढ़ाई थी और हमारी समझ में नहीं आई, और अब आप ये करें, ये सारी चीज़ें आखिर में ना हो। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑफिस में आके मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है जी। अगेन देखते हैं आईडी, एनर्जी कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव्स। आईडी क्या चीज़ है कि वो एक एनर्जी है जो कि मुसलसल स्ट्राइव होती है इंसान की बेसिक ड्राइव्स, यानी कि उसका रोटी कपड़ा मकान वगैरह को वो करने के लिए, ठीक है। ईगो सीक्स टू ग्रेटिफाई द आईडी, ईगो ये क्या है कि ईगो एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा कुछ लोग अनापरस्त होते हैं और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो ये कुछ हद तक वो वाले ईगो है कि ये वाली आईडी को सेटिस्फाई करने के लिए एक रियलिटी प्रिंसिपल है, इसको इसलिए ऊपर रखा गया है, ठीक है, ऊपर। और सुपर ईगो वॉइस ऑफ कंसाइंस दैट फोकसेस ऑन हाउ वी आउट टू बिहेव, यानी कि ये सुपर ईगो के एक वॉइस है कि हमने कैसे बिहेव करना है, ठीक है जी। ये स्लाइड छोड़ के अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक आपको और मजीद समझ में आएगा ईगो, आईडी और सुपर ईगो के दरमियान, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, सही है। तो जिन लोगों की पिछली स्लाइड समझ में नहीं आई, इस एग्जाम्पल के थ्रू उनको ये समझ में आ जाएगा। देखें, ये डिफेंस मैकेनिज्म एक हेडिंग डालिए, इसके अंडर इसकी एग्जांपल गिवन है। When the inner work gets out of hand, the result is anxiety, ठीक है। ईगो प्रोटेक्ट itself via डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैं इस स्लाइड पे जाने से पहले, इसको समझाने से पहले एक आपसे छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करूंगा। फर्ज करें आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका एक दोस्त था, 20 साल पुरानी आपकी उससे दोस्ती थी, स्कूल लाइफ का दोस्त था। किसी बात पे कोई तल्ख कलामी हो गई, ठीक है। आपने भी कम्युनिकेशन बंद कर दी, उसने भी कम्युनिकेशन बंद कर दी। अब यहाँ ऑफिशियली देखा जाए, रियलिटी के अंदर कम्युनिकेशन बंद है, नहीं है। आपका ईगो मुसलसल, फॉर एग्जांपल आपका ईगो मुसलसल आपको कह रहा है कि नहीं यार गलती आपकी थी उस केस में, ठीक है, और आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या एटलीस्ट बात कर लेनी चाहिए, ठीक है जी। अब ये बढ़ते 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 जब तक आपके अंदर से ये चीज़ बाहर नहीं आएगी ना, आपकी एनजाइटी बढ़ती रहेगी। एनजाइटी फाइनली आपको ले जाएगी डिप्रेशन में। अब मेरी बात समझ रहे हैं, इन चीज़ों का इंटरकनेक्शन है, ठीक है।
अब जो साइकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वही कहते हैं कि भाई इस एंजाइटी को आप निकालो, कुछ लोग कहते हैं आप अपने आप को स्पोर्ट्स में इंगेज करो, अपनी एनर्जी को निकालो, अदरवाइज ये आपको डैमेज करेगी अंदर से, वो एक अलग बहस है। बात समझ आ रही है? आप अपनी ईगो है, आप में अना का मसला है, यार मैं माफ़ी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ठीक है, तो एक तरफ ईगो चल रही है और एक तरफ आपकी एंजाइटी चल रही है, लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे आप तो आप इन मुसलसल एंजाइटी में, तो इसके और इसके दरमियान एक वार चल रही है, जंग चल रही है, आपके अंदर ही जंग चल रही है, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक जंग वो है जो बाहर से चल रही है, वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो जंग आपके अंदर चल रही है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। गौर से देखें, और ये बात बहुत समझने वाली है कि इसमें बात कही क्या जा रही है। व्हेन द इनर वॉर गेट्स आउट ऑफ हैंड द रिजल्ट इज एंजाइटी, यानी कि जब इंसान की अंदरूनी जंग हाथ से निकल जाती है तो उसका रिजल्ट पे एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की गोलियां, दिस एंड दैट, ये चीज़ होती है। सही है। अब ईगो आपका माफ़ी मांगने नहीं दे रहा और दिन रात आप सोच रहे हैं, सो रहे हैं, दिमाग कहीं और काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ईगो प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ बाय डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इस पे जाने से पहले इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपको ईगो समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, ये सुपर ईगो है जो आपको रोक रहा है कि नहीं यार ये, और ये आप खुद हैं। ईगो इसको कहा गया है, ठीक है। आईडी ये बंदा है और सुपर ईगो ये है। सुपर ईगो इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, नहीं यार माफ़ी नहीं मांगनी, तुमने तुम्हारी बहुत छोटे हो जाओगे, ठीक है। ईगो कुछ हद तक इसको पुश कर रहा है कि यार एंजाइटी से निकल जाओगे, माफ़ी मांग लो तो एंजाइटी से निकल जाओगे। और आईडी ये खुद एक बंदा है, ठीक है। तो ये तीनों के अंदर जंग चल रही है, एक पीछे से पुश कर रहा है, एक आगे से पुश कर रहा है, और ये बंदा बेचारा बीच में, ये चाह रहा है कि एंजाइटी से निकले, माफ़ी मांग ली इसको, नहीं नहीं यार तुम छोटे हो जाओगे, ऑल डेट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये तीन चीज़ों के दरमियान एक जंग चल रही है, सही है। तो ये जो कोर्स है आपको हेल्पफुल करेगा, आपको अपने आप को मेंटेन रखने में साइकोलॉजिकली, क्योंकि जब तक आप इंटरनली जो है खुद को बिल्डअप नहीं करेंगे, आप अपनी आउटसाइड वर्ल्ड को बिल्ड नहीं कर सकते। जब तक आप खुद को नहीं संभालेंगे, आप दूसरों को नहीं संभाल सकते, बस जहन में रखना, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मतलब टेक्निकल होता जा रहा है कोर्स वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब आते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये तीन चीज़ें क्या कि फ्रूट ने डिफाइन कर दी कि भाई ये तीन चीज़ें आती हैं, ईगो, आईडी और सुपर ईगो, ठीक है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, सही है। अब डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, रिड्यूस रीडायरेक्ट एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म ये करता है कि भाई रिड्यूस करता है या रीडायरेक्ट करता है एंजाइटी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके, ठीक है। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम ये कि एंजाइटी को कम करे। आपका जो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है सब में होता है, मुझ में है, आप में, हम सब में। अब एक चीज़ हो गई है, मिसाल के तौर पे आपका किसी से कोई तल्ख कलामी हो गई आपके घर में, आपके फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, अब एक एंजाइटी चल रही है, एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ रही है, यार गलती मेरी थी। अब गलती आपकी, अब आप इसको एक्सेप्ट करोगे या दुनिया के सामने माफ़ी मांगोगे, जो आपको बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईगो का मसला आ गया, यहाँ से आना हो गई, यार छोटे हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। सुपर ईगो आ गया, वो आपको करने नहीं दे रहा, आईडी ये है। और तो एक इंटरनल वॉर चल रही है एंजाइटी। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहता है कि आप रिड्यूस करो एंजाइटी को, रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके, यानी रियलिटी को चेंज करो आप, ठीक है। सिचुएशन को कंट्रोल में रहो, उसको डिस्टॉर्ट करो, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी को आपका रिड्यूस करता है। तो ये स्लाइड समझ में आई है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकता है। अब मजीद डिटेल में जाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में आती हैं, ठीक है, कि किस किस तरह से हो सकता है। अब हम देखते हैं। रिप्रेशन बैनिशेस सर्टेन थॉट्स फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस अंडरलाइज और डिफेंस। रिप्रेशन का मतलब ये है कि आप कुछ सोचों की वजह से आप डिप्रेशन में थे, उनको वाइप आउट कर दो, क्लीन कर दो। ये कहते हैं ना कि सबको ख़त्म कर दो, सोचना बंद कर दो, जस्ट, ठीक है, वाइप आउट कर दो। तो वो चीज़ होगी डिप्रेशन। ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग जो कि आपको तकलीफ देती है, जस्ट वाइप आउट, ख़त्म करें, उसको क्लियर करें, ठीक है। आगे आते हैं रेग्रेशन, रिट्रीटिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ फिक्सेटेड डेवलपमेंट। एक चीज़ डेवलप हो रही है स्टेज बाय स्टेज, आप उसको ये करें कि उसकी अर्लियर स्टेज पे उसको ट्रीट कर लें ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, ईगो मेक्स अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस अपीयर्स एज देयर अपोजिट्स। रिएक्शन फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ईगो जो है वो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को क्या करता है, बनाता है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स एक, आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि सिग्नल एंड सिस्टम्स में आपने पढ़ा होगा। इम्पल्स एक जस्ट एक टाइम पे एक कोई ट्रिगर होता है कि आपने इस टाइम पे इसको कुछ जस्ट एक सडन स्पाइक दी और उसके बाद वो बंद हो गई, ठीक है। तो ईगो क्या करता है, वो सारी चीजें करता है, ठीक है। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स थ्रेटनिंग इम्पल्सेस टू अदर्स, ये वो एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि थ्रेटन करते हैं, यानी कि
वो करते हैं जिसे कहते हैं थ्रेटन से मुराद ये है कि ख़तरनाक होते हैं इम्पल्सेस के लिए जो दूसरों से अपना रिलेटेड होती हैं, ठीक है। वो चीज़ आती है प्रोजेक्शन में। रैशनलाइजेशन जनरेट सेल्फ जस्टिफाइंग एक्सप्लेनेशन टू हाइड द रियल रीजन ऑफ अवर एक्शन। जैसे कि अक्सर मिसाल के तौर पे आप फेल हो गए, अब आपका दिल तो तस्लीम नहीं कर रहा, हाउएवर दिमाग तस्लीम कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं कि लेम एक्सक्यूजेस से खुद को जस्टिफाई करने के लिए, वो कहते हैं ना दिल को तसल्ली देने वाली बात है यार। अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी के घर में इंतकाल हो गया, तो हम कहते हैं कि यार ये जो अल्लाह को मंजूर था, ठीक है। एक तरीके से किसी ना किसी बहाने से इंसान खुद को तसल्ली दे ही देता है किसी ना किसी तरीके से, चाहे लाइफ में जितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए। ये एक खास बात है इंसान की कि वो अपने आप को मुतमईन कर लेता है किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई। वो सब क्या चल रहा होता है अंदर ही अंदर, एक तोड़ फोड़ चल रही होती है इंसान की। समझ आ रही है बात? आप मुझे बताओ कि हम सबके साथ ऐसा होता नहीं होता जो आज हम इस स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, स्लाइड जो आपके सामने है। 1 मिनट के लिए सोचो कि किसके साथ क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। इनमें से कहीं ना कहीं कौन सा बंदा कहाँ लाई कर रहा है, खुद अपनी सेल्फ एनालिसिस करो। रैशनलाइजेशन हम सब करते नहीं करते। किसी का कोई इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम सब कहते हैं कि यार जो अल्लाह को मंजूर था। किसी की जॉब चली गई जो अल्लाह को मंजूर था। तो इंसान एक ऐसी चीज़ है जो रैशनलाइज करके खुद को किसी ना किसी तरीके से तसल्ली दे ही देता है। वो चीज़ आती है रैशनलाइजेशन में। डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, डाइवर्ट इम्पल्सेस टुवर्ड अ मोर एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट। अभी इम्पल्सेस तो हम देख चुके हैं, डाइवर्ट करो जो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोर एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो उन इम्पल्सेस को एक्सेप्ट करो, उसको उसकी तरफ क्या करो, भेजो भेजो, डाइवर्ट करो। आखिर में सब्लिमेशन। ट्रांसफॉर्म अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू समथिंग सोशली वैल्यूड। हमारे पास कुछ ऐसे इम्पल्सेस होती हैं या कुछ ऐसे हमारे पास जेस्चर्स होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, या कोई मतलब माशरे में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती कोई। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म का जो ये वाला पार्ट है, आपको ये कह रहा है कि आप उनको ट्रांसफॉर्म करो एक ऐसी चीज़ में जो कि सोसाइटी में वैल्यू रखती हो, सोशली वैल्यूड हो। ऐसे इम्पल्सेस जो कि सोशली वैल्यूड हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये वाली सारी चीज़ें बेटा जो आपने एक स्लाइड पे पढ़ी हैं, एक स्लाइड से पढ़ने से 100% क्लियर नहीं होंगी। ये बात मैं आपको ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ। आपने इसको बुक से ज़रूर देखना है, इसकी डिटेल्स बुक में लिखी हुई हैं, आपने इसको बुक से ज़रूर पढ़ना है। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे आपकी 100% समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं जितनी स्लाइड्स करवा दूँ। ये 700 स्लाइड्स हैं, अगर मैं 700 की बजाय 1400 स्लाइड भी आपको करवा दूँ, तब भी जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो बुक देखें, खासकर वो चीज़ें जो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हैं उसको बुक से रेफ़र करें, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है जी। देखिए, अब ये हम इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाएँगे। ये अनकॉन्शियस एंड असेसमेंट टेस्ट होते हैं। आप देखें कि आर्मी या फ़ौज के अंदर भी आपको कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। कुछ टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ प्रोजेक्टिव होते हैं। किसी का ताल्लुक आपके आईक्यू से होता है, किसी का ताल्लुक आपकी ईक्यू से होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई साइकियाट्रिस्ट भी बैठा होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है, कोई आपसे टेक्निकल सवाल कर रहा होता है। तो हर तरीके से बंदे की पूरी पर्सनैलिटी को देखा जाता है। ठीक है। ठीक है, ये भी उसी की चीज़ है। इसको चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला पर्सपेक्टिव उन स्लाइड्स को छोड़ के अब हम अगला पर्सपेक्टिव जो है वो आ रहा है ट्रेड पर्सपेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात भी कह दूं कि सिर्फ वही स्लाइड्स आपने करनी है जिनको मैं करवा रहा हूँ, जो मैं स्किप कर रहा हूँ उनको आपने नहीं करना। ठीक है। ट्रेड पर्सपेक्टिव जिस बंदे ने पेश किया ये आपके सामने है भाई। अब ये क्या कहता है ट्रेड पर्सपेक्टिव? नो हिडन पर्सनैलिटी डायनेमिक्स, जस्ट बेसिक पर्सनैलिटी डायमेंशन। ठीक है। ट्रेड क्या होती, क्या है ट्रेड? ट्रेड से मुराद है खुसूसियत, किसी की कोई करेक्टरिस्टिक, किसी बंदी की कोई ट्रेड। ठीक है। पीपल कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड कॉन्शियस मोटिव। आसान, इसको आसान लफ्जों में अपना हम देखते हैं। इस बंदे ने कहा कि भाई दो किस्म के लोग होते हैं, एक टाइप ए टाइप बी। एक डिप्रेस्ड, टाइप ए वाले डिप्रेस्ड और टाइप बी वाले चेयरफुल। आपको याद होगा ना लास्ट स्लाइड्स के अंदर या लास्ट चैप्टर में, वीडियो में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमने टाइप और टाइप बी के लोग अपना पढ़े थे और उनके दरमियान फ़र्क देखा था। देखा था नहीं देखा था? तो वो इसी थ्योरी की बेस पे देखा था। ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं हर वक्त, और एक वो होते हैं जो चेयरफुल होते हैं। आपको याद होगा जो डिप्रेशन में रहते हैं वो इंट्रोवर्ट में कैटेगराइज कर दिया था, और जो चेयरफुल होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो सिर्फ खुद को बंद करके रखते हैं, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, वो इंट्रोवर्ट हो गए। एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं? बाहर जाना, सोशलाइजिंग करना,
फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल सर्कल, फेसबुक, इंस्टा, गैदरिंग, ये वो सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, जो घर में टिकते ही नहीं है। ज़रूरी नहीं कि मतलब घर में ना टिके तो वही एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन जिनका सोशल सर्कल एंड गेट टुगेदर ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो ये दो होते हैं। तो ये बंदा ये कहता है कि भाई दुनिया में या ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं, एक टाइप और टाइप भी, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो, ठीक है। ट्रेड को हमने कैसे डिफाइन किया? ट्रेड को हमने ऐसे डिफाइन किया कि पीपल्स की करेक्टरिस्टिक है, वो जो बिहेवियर है और कॉन्शियस मोटिव्स हैं, यानी कि उनके इरादे, उनकी क्या खसूसियात, उनके बिहेवियर, ये सबको वो किस में कैटेगराइज करता है? ट्रेड पे कैटेगराइज करता है, ठीक है जी। और मिर्स ब्रेक टाइप इंडिकेटर भी हमने देखा था लास्ट, उसके अंदर अगर आप पिछली स्लाइड के ऊपर जाएं तो आप देख लीजिएगा। आर दीज बेसिक ट्रेड्स, अब ये देखें क्या है, व्हाट ट्रेड्स डायमेंशन डिस्क्राइब पर्सनालिटी, ठीक है। हमने बिग फाइव देखा था, ये तो 100% मुझे याद है, हम लास्ट स्लाइड्स के अंदर बिग फाइव देख चुके हैं। आप लास्ट वीडियो लेक्चर में बिग फाइव मॉडल देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर हमने एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन पढ़ा था, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो किस्म के लोग होते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं यूजुअली, या इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, और इंट्रोवर्ट इंस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं यूजुअली, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल इनस्टेबिलिटी, और यहाँ पे वो चीज़ आएगी EQ, जो मैंने आपको नहीं बताई है, इमोशनल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, एक होता है IQ और एक होता है EQ। IQ तो सबको पता है, ज़ानत का इम्तिहान। EQ होता है इमोशनल स्टेबिलिटी का कोशंट होता है। और ये बात भी मैंने बोली थी कि इसका ताल्लुक जॉब से, ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर मूव करते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, CEO प्रेसिडेंट के लेवल पे, किसी मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, तो आपका EQ देखा जाता है। आपका EQ अच्छा होना चाहिए, EQ हाई होना चाहिए रादर देन IQ। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, ठीक है, टेक्नीशियन लेवल पे, तो उधर आपकी टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा आती हैं, तो आपका IQ वगैरह ज़्यादा होना चाहिए, EQ इतना मैटर नहीं करता। तो ये वजह, जो प्रेसिडेंट, CEO, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये इस टाइप के जो लोग हैं, या मैनेजर्स, ठीक है, एग्जेक्टिव लेवल के, तो उनका EQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन IQ। तो जो EQ की हमारी बात निकली थी, इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर निकली थी पहले भी, और यहाँ मैंने उसको दोबारा रिपीट भी कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंक्लूड कर लें, तो आप ये देखें कि हम सब लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं वक्तन फ़वक्तन, ठीक है जी। आ जाए जी, बिग फाइव मॉडल दोबारा आ गया है, इसके ऊपर स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है बिग फाइव। देखें, सबसे पहले इसके अंदर 5 ट्रेट्स कह लो, 5 करेक्टरिस्टिक्स कह लो ह्यूमन की, ये बताई गई हैं। हम सब में ये है या नहीं? इमोशंस हैं हम सब में, हम सब बाहर भी जाते हैं, ओपन भी, एग्रीबल, ये सब चीज़ें हम लोगों में हैं, ठीक है। ये कोर्स हम सबका कोर्स है, यानी कि आप जो सोच रहे हो एक लम्हे के लिए, जब ये चीज़ें पढ़ लो, अच्छे से समझ में आ जाए, जो सोचे ना, सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना इन सब चीज़ों को। ऑर्गेनाइजेशन में तो बाद में जाओगे इंशाल्लाह, जब जॉब वगैरह लगेगी, तो वहाँ जाके अप्लाई करने से बेहतर ये है कि सबसे ज़्यादा खुद अप्लाई करना, पहले अपने आप पे अप्लाई करना, और देखना ये कोर्स कितना काम आ रहा है। ये कोर्स तुम्हारे अभी से, इसी वक्त से काम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि जो एक CLO मैप हुआ है, आखिरी वक्त तक काम आएगा। ये बात समझ रहे हो? और मुख्तलिफ जगहों पे ज़िंदगी की सिचुएशंस में काम आएगा। ये जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, जब तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तुम गुजरोगे, सिचुएशन तुम्हारे सामने होगी, तो ये चीज़ें सामने आएंगी तुम्हारे। इमोशनल स्टेबिलिटी, कि बंदा कितना काम है, एंशियस है, सिक्योर है, इनसिक्योर है, ये सारी चीज़ें इमोशनल स्टेबिलिटी में आती हैं, सभी को पता है। एक्सट्रोवर्ट 4 मरतबा बात कर चुके हैं, अभी मैंने बोला था सोशलाइजिंग, ग्रेट फन लविंग वगैरह वगैरह, वो एक्सट्रोवर्ट होता है। और जो सोबर और इस टाइप का बंदा होता है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है। ओपननेस से मुराद है कि आप कितने नए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए ओपन है। जैसे होता है ना यार, कि नहीं यार, मैंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेना, या नया कोई काम नहीं करना, ठीक है, इसका मतलब आप ओपन ही नहीं है नए एक्सपीरियंस के लिए, नई जॉब के लिए, नई इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ओपननेस आप देखें, इमेजिनेटिव, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट, कंफॉर्मिंग, तो ओपननेस में ये आ जाएगा। आगे आते हैं एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस के सॉफ्ट हार्टेड, रूललेस, ट्रस्टिंग, या एग्रीबलनेस में आ जाएंगे। और फिर इसी तरीके से कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज्ड है, बंदा केयरफुल है या केयरलेस है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आप ये देखें कि इंसान की पर्सनैलिटी को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन पिछली स्लाइड्स के अंदर भी कैटेगराइज किया गया है, और यहाँ पर भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक स्लाइड हम और ले लेते हैं, असेसिंग ट्रेड्स। असेस करना कहते हैं कि किसी चीज़ को एवेलुएट करना, ठीक है। ट्रेड्स हम पहले बात कर सकें, ह्यूमन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ट्रेड्स में आती हैं। अब इस स्लाइड में वो ये कह रहा है, हाउ कैन वी असेस ट्रेड्स, कि हम ट्रेड्स को कैसे असेस करते हैं। एम टू सिंप्लीफाई पर्सन बिहेवियर पैटर्न, यानी कि पर्सन के बिहेवियर का पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी
ट्रेट है, करैक्टरिस्टिक है, उर्दू में बोलते हैं खसलत है या आदत है। अब उसने फॉर एग्जांपल झूठी बोलना है, या किसी ने करप्शन करनी है, या किसी ने दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आपने उसको एक बार समझा दिया, अब आप देखो उसका बिहेवियर पैटर्न कि अगली बार वो करता ही नहीं करता। अगर वो नहीं सुधरता भाई, अब जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अब उन्होंने क्लास लेनी नहीं है, अब उसको समझा दिया, सारी चीज़ें हो गई, डिसाइड हो गई, वॉइस नोट सेंड कर दिया, अब इससे ज़्यादा बंदा क्या कर सकता है। अब उसने करना ही नहीं है तो उसकी ट्रेट के अंदर आ जाएगा भाई ये है ही ऐसा, ठीक है। तो वो बिहेवियर पैटर्न आपका बताएगा कि अगर एक बिहेवियर रिपीटेडली रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो फिर जारी बात है वो आपके ट्रेट का हिस्सा है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये पर्सनालिटी इन्वेंटरीज MMPI एक है, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे शायद आगे दिखाई देगा या नहीं देगा। ये एक इंडिकेटर है बेसिकली जो कि ये इसको असेस करता है। मोस्ट वाइडली यूज पर्सनैलिटी इन्वेंटरी असेसिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको असेस करना है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी का पार्ट है कि एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अब साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपके ट्रेड्स को असेस करके उस लिहाज से आपको एक क्या है क्या नहीं है, एक इन्वेंट्री पता है ना, जो सामान होता है, जैसे कि आपके लैब के अंदर सामान एक है उसको इन्वेंट्री कहते हैं, तो इंसान के अंदर भी एक इन्वेंट्री होती है, उसके ट्रेड्स हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, सोच, पसंद नापसंद, एक पूरी इन्वेंट्री है। इंसान अंदर से देखा जाए तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ठीक है, जो अल्लाह ने बनाई है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान है। सोचें भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, पसंद नापसंद, जज्बात, IQ, EQ, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ये अगर आप समझें तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है, ठीक है। तो अब ये जारी बात है, साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उसको कैसे असेस करके उसके लिए क्या ट्रीटमेंट वो देता है और उसको कैसे नॉर्मलाइज करता है। तो यहाँ से बात जारी बात है, अगर मैं मजीद इसमें जाऊँगा डेप्थ में तो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी, ठीक है। तो हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकता है, और मैं फिर आपसे कहूँगा कि देखें बुक आप ज़रूर रेफ़र करें, बुक ज़रूर पढ़ें, एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप बुक ज़रूर चेक करें, और LMS चेक करते रहें, मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। और चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। हम चैप्टर 4 पे आ गए, इंशाल्लाह आगे भी हम मूव करेंगे, और चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, अदरवाइज़ ये चीज़ें निकल जाएंगी। वीडियोस देखते रहें, ठीक है। अगर ये चीज़ें निकल जाएंगी तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।